हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुड डिस्पैच की। वुड डिस्पैच 1854। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं चार्टर एक्ट की, एडम रिपोर्ट्स, मैकॉले मिनट। तो ये तीनों आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में वुड डिस्पैच को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और देखिए, जो वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ डीएड, बीएड, बीए, बीएड, बीएलएड के बच्चों के लिए, एमएड के बच्चों के लिए मैं जो शेयर करती हूँ वो सब आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, एजुकेशनल चैनल है तो एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस ही आपको इसके ऊपर अवेलेबल होंगे। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ, उन सब के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। केवीएस, एनवीएस, JSSB के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो बच्चे भी उस पर जाकर देख सकते हैं। सीटेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो आपको मिल जाएगा। लर्निंग एंड टीचिंग के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर जो पेपर 1 है उसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपको ईजिली सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वुड डिस्पैच 1854। और ये पूरे प्रॉपर नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं आप लोगों के लिए, पॉइंट्स में सारे प्रिपेयर की हुई है। तो आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने में इजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो बच्चे डीएड, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, उनको पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है, पूरा आंसर लिखना पड़ता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है। तो उनको फुल नोट्स चाहिए होते हैं जिससे कि वो पढ़ाई कर सकें, स्टडी कर सकें। और ये जो नोट्स हैं ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। तो परेशान ना हो, क्योंकि देखिए, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ सब हिंदी में समझा रही हूँ, है ना। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी है। तो आप लोगों को अगर फिर भी कोई मीनिंग समझ में नहीं आता है, वैसे मैं बीच में बता देती हूँ, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये आपका वुड डिस्पैच 1854। तो ये आपके चार्ल्स वुड थे जो वुड डिस्पैच को लेकर आए थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वुड डिस्पैच को। तो देखिए, चार्ल्स वुड इनका नाम था और इनको विस्काउंट हेलिफैक्स के नाम से भी जाना जाता था। चार्ल्स वुड ऑल्सो नोन एज विस्काउंट हेलिफैक्स। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का। सेकंड पॉइंट है, ही वॉज अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड इंचार्ज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या थे वो? ब्रिटिशियंस के पॉलिटिशियन थे, यानी कि एक नेता तो थे ही, साथ के साथ इंचार्ज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही काम करते थे। थर्ड पॉइंट देखिए, ही प्लेड अ की रोल इन द वुड डिस्पैच एक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। तो इनका क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वुड डिस्पैच एक्ट के अंदर। देखिए, वुड डिस्पैच को हम वुड का विवरण पत्र भी बोलते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश टाइम जो था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था, क्योंकि ये जो पॉलिसी लाए थे उसने इंडियंस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, इंडियंस पर, और उनकी एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड इन 1854। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट था 1854 के अंदर आया था। एम टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये क्या था कि महत्वपूर्ण परिवर्तन, सिग्निफिकेंट चेंजेस का मतलब होता है महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो जो इंडिया की एजुकेशन थी, इंडियन जिसको हम बोलते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली, तो उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था ये 1854 का वुड डिस्पैच। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, इट एम टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि इसमें क्या है कि इन्होंने कोशिश की थी कि इंडिया के अंदर एक सिस्टम हो एजुकेशन का, दैट वुड प्रोड्यूस पीपल हु कुड हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट मैनेज द कंट्री मोर इफेक्टिवली। तो यानी कि वो इस तरीके के, अब देखिए, जो हमने मैकॉले मिनट में पढ़ा था कि जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि जो इंडियंस हैं उनको तैयार किया जाए वैसा ही जैसा ब्रिटिश लोग होते हैं, ताकि वो उनके लिए काम कर सके। तो यहाँ पे भी मेन जो मोटिव है वो यही है कि लोगों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैनेज करने में उनकी हेल्प कर सकें। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है, ही प्रपोज इम्पॉर्टेंट मेजर्स टू इम्प्रूव एजुकेशन इन इंडिया। तो उन्होंने क्या है, बहुत जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो बताए, उन्होंने मेजर्स बताए कि क्या हम इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं।
तो 7 पॉइंट में आपको दिया है, वन नोटेबल एस्पेक्ट वाज द एम्फेसाइज ऑन इंग्लिश एजुकेशन। तो उनका सबसे ज़्यादा जो नोटेबल एम्फेसाइज था वो किस पे था? एम्फेसाइज मतलब जोर देना किसी चीज़ के ऊपर। तो किसके ऊपर था? इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर था, कि जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था कि इन्होंने जो इंडियन लैंग्वेजेस था उनको इग्नोर किया है, इसमें इग्नोर नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए 8 पॉइंट हमें दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू हिम इट वुड प्रिपेयर इंडियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस अंडर ब्रिटिश रूल एंड इनेबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि उनका मानना था कि अगर हम लोग इंडियंस को हम तैयार करेंगे, एजुकेशन देंगे, तो वो क्या है, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी दे सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन का मतलब क्या हो गया, जो उनका जो महत्वपूर्ण पद है, तो वो क्या है, वो इंडियंस को दे सकते थे ब्रिटिश रूल के अंदर। जैसे, क्योंकि देखिए अगर वो लोगों को एजुकेशन देंगे तो उनका क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, लोग अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सीख पाएंगे। तो ये उनका मानना था। नेक्स्ट इसमें 9th पॉइंट हमें दिया हुआ है, द डिस्पैच एक्ट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। यानी कि जो वुड डिस्पैच था उसमें क्या कहा गया कि जो इंडिया के अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस स्टैब्लिश्ड होने चाहिए, विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अ वाइडर पॉपुलेशन, जिससे कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन दी जा सके। ठीक है ना, एक तरीके से एम था उनका कि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब देखिए, जब हमने मैकॉले मिनट पढ़ा था तो उसमें एक फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनको पढ़ाया जाए और गरीब लोग उनको देखकर पढ़ लेंगे, जो लोअर क्लास है। बट यहाँ पे वुड डिस्पैच में ऐसा नहीं था। वुड डिस्पैच में क्या था कि इन्होंने कहा कि एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसलिए स्कूल एंड कॉलेजेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 10th पॉइंट, would also recognize the need for teacher training institutions to ensure qualified educators were available। यानी कि जो वुड डिस्पैच थी उन्होंने क्या, उसमें क्या कहा गया। अब देखिए, जो वुड डिस्पैच में था वो जो वुड थे उन्होंने ही वो रिकमेंडेड किया था। तो उन्होंने देखा कि जो टीचर एजुकेशन है वो भी नहीं है। देखिए, अगर टीचर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो एजुकेशन भी अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए उन्होंने वो क्या बोला कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जिससे कि क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिल सके हमें, क्योंकि अगर एजुकेटर्स क्वालिफाइड होंगे तो एजुकेशन भी क्वालिफाइड होगी। नेक्स्ट देखिए 11 पॉइंट, द डिस्पैच एक्ट एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ लोकल लैंग्वेजेस एंड कल्चर। यानी जो डिस्पैच एक्ट था उसने क्या, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस और कल्चर था, संस्कृति था, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। यानी इनका मानना था कि जो इंडिया के अंदर है उन लोकल लैंग्वेजेस भी सिखाई जानी चाहिए। और ये एडम्स रिपोर्ट में भी था कि जो आप लोगों को लोकल लैंग्वेजेस सिखाएं। नेक्स्ट हमारा 12th पॉइंट आता है, इट प्रमोटेड एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अब देखिए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की बात आ गई है। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब होता है स्थानीय भाषाएं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स नोट कर ले, स्थानीय भाषाएं, क्योंकि ये वर्ड बहुत सुनने के लिए मिलता है आपको, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, स्थानीय भाषाएं। तो उन्होंने क्या, स्थानीय भाषाओं को प्रमोट किया। नेक्स्ट है 13 पॉइंट, चार्ल्स वुड्स एफर्ट्स लेड द ग्राउंड वर्क फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड accessible education system, leaving a lasting influence on the development of modern education in the country। तो देखिए, चार्ल्स वुड थे, उन्होंने एफर्ट किया कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन की नींव रखी जाए इंडिया के अंदर, यानी कि समावेशी शिक्षा की नींव रखी जाए। अब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि सबको इंक्लूड करना है एजुकेशन के अंदर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप एजुकेशन दे रहे हो, और हर एक किसी को क्या एक्सेसिबल हो सके एजुकेशन। तो इस तरीके की शिक्षा प्रणाली को बनाया जाए। अब देखिए, इस तरीके का जो एक्ट लाए तो उससे क्या हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन का, एक तरीके से बोल सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन की नींव रखी थी उन्होंने, आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी, जिसमें कि लोग नई चीज़ें सीख सकते हैं, नए बदलाव आ सकते हैं एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर।
नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रोविजंस ऑफ वुड डिस्पैच 1854। अब इसके क्या क्या प्रावधान इसके अंदर रहे हैं वुड डिस्पैच यानी वुड के विवरण पत्र में, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोविजंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, प्राथमिक शिक्षा होती है, उसमें क्या उनके प्रोविजंस थे, प्रावधान थे। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा वर्नाकुलर डायलेक्ट्स वर टू बी प्रमोटेड। अब देखिए वर्नाकुलर डायलेक्ट्स की बात हुई है यहाँ पर। वर्नाकुलर डायलेक्ट्स का मतलब वही है स्थानीय भाषाएं। तो स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात इसमें कही गई थी। सेकंड पॉइंट है एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज टू बी सेटअप इन ईच स्टेट, यानी कि हर जगह पर, हर स्टेट में क्या हो, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा तभी वो उस स्टेट की एजुकेशन पे ध्यान रख पाएगा कि सभी को जो फैसिलिटीज़ है एजुकेशन की वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। थर्ड पॉइंट है इसमें अराउंड 1 गवर्नमेंट स्कूल बी ओपनड इन ईच रीजन और डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हर एक ज़िले में क्या है, एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो फाइनेंस करती है वो गवर्नमेंट ही फाइनेंस करती है। तो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हर एक एरिया में, हर एक ज़िले में एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एडवांस एजुकेशन। तो एडवांस एजुकेशन को लेके देखिए क्या कहा उन्होंने। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें यूनिवर्सिटीज़ बी लेड आउट इन ह्यूज अर्बन एरियाज़, यानी कि देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी क्या है, खोलने की इसमें बात की गई कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आपकी बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो किसके बेस पे होनी चाहिए, मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी। तो जो लंदन यूनिवर्सिटी है उसके बेस पे होनी चाहिए। आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ खोलो जिनका मॉडल कैसा हो, लंदन यूनिवर्सिटीज़ जैसा हो। आप मान के चलिए अगर लंदन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो एक लेवल, हाई लेवल की बात हो रही है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ओपन करने वाले हो तो एक हाई लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ ओपन होनी चाहिए और वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे द एफिशिएंट एंड सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंट एंड सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी की बात हो रही है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो सिस्टमेटिक वे में हो, क्रम अनुसार होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इट प्रमोटेड वुमेन्स एजुकेशन एट ऑल लेवल, यानी कि इन्होंने सभी स्तर पर जो नारी शिक्षा की बात की है कि सभी महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर इन स्कूलिंग वॉज सिस्टमाइज्ड, यानी कि जो स्कूल्स को लेके जो ऑर्डर निकला था, जो भी एक्ट थे वो क्या थे, सिस्टमाइज थे, व्यवस्थित थे। अब किस तरीके से थे व्यवस्थित, तो इसको सिस्टमाइज को आप नोट कर लीजिए, व्यवस्थित। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोविजन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स इन विलेज। तो क्या है, विलेजेस के अंदर यानी गांव के अंदर क्या होने चाहिए, एलिमेंट्री स्कूल्स का प्रावधान रखा गया, यानी प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान रखा गया ताकि बच्चों को बेसिक एजुकेशन मिल पाए। सेकंड पॉइंट है प्रोविजन ऑफ एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स, यानी कि एंग्लो वर्नाकुलर्स हाई स्कूल्स की भी बात इसमें रखी गई, उसका भी प्रावधान रखा गया है। अब देखिए एंग्लो वर्नाकुलर क्या होते हैं, जहाँ पे इंग्लिश भी सिखाई जाए और स्थानीय भाषा भी सिखाई जाए। और ये हाई स्कूल्स की बात हो रही है, यानी बड़ी क्लासेस की बात यहाँ पर हो रही है। तो कि जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पर एंग्लो और वर्नाकुलर दोनों चीज़ें हों। क्योंकि आपने देखिए पढ़ा होगा जो चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था एंग्लो ओरिएंटल, जो हमने डिस्प्यूट की बात की थी, तो वहाँ पे क्या था, वो प्रॉब्लम थी कि कौन इंग्लिश सिखाई जाए या हिंदी सिखाई जाए। यहाँ पे इन्होंने दोनों लैंग्वेजेस बोली है कि आप इंग्लिश भी सिखाओ और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आप सिखाओ। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोविजन ऑफ सब्सिडियरी कॉलेजेस एट द एरिया लेवल, यानी कि एरिया लेवल पे क्या है, सब्सिडियरी कॉलेजेस होने चाहिए। सब्सिडियरी कॉलेज का मतलब होता है सहायक महाविद्यालय, ताकि बच्चों को एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट फोर्थ है इसमें प्रोविजन ऑफ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन टाउन्स, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन टाउन है, बड़े ऐसी जगहें हैं जहाँ पे महत्वपूर्ण काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होते हैं, वहाँ पे क्या है, एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त महाविद्यालय होने चाहिए जिनका लेवल अच्छा हो।
फिफ्थ पॉइंट है इसमें, इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम फॉर कॉलेज लेवल एजुकेशन। यानी कि देखिए यहाँ पे इंग्लिश की जो बात की गई है वो कौन से लेवल पे बात की गई है, कॉलेज लेवल एजुकेशन। यानी कि अगर आप महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या है, वहाँ पे जो मीडियम है वो इंग्लिश रखा गया, ताकि जो लोग, जो बच्चे हैं वो क्या है, एजुकेशन ले सकें, और जो फॉरेन लिटरेचर है उनको भी अच्छे से वो पढ़ सकें। जबकि प्राइमरी लेवल पे इन्होंने मदर टंग की बात की, फर्स्ट लैंग्वेज की, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो उसकी बात ही इन्होंने की कि बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या है, लोकल लैंग्वेजेस सिखाई जाए। नेक्स्ट है इसमें 6 पॉइंट, द इंडियन लोकल्स और टू बी गिवन प्रिपरेशन इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज मोर ओवर। अब देखिए जो अभी मैं बात कर रही थी वही बात यहाँ पे आ गई है कि जो इंडियन लोकल्स हैं, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, उनको क्या है कि उनकी जो एजुकेशन है उनको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि वो फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ सकें, अपनी तैयारी वो फर्स्ट लैंग्वेज में कर सकें। और फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी, उनकी नेटिव लैंग्वेज, उनकी स्थानीय भाषा जो वो सीख रहे हैं, तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। अब जिसको को आप मान के चलिए, अगर देखिए कोई जिसने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, उसको आप इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हो तो उसको क्या समझ में आएगा। तो इसलिए उनको अगर आप मदर टंग में सिखाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 6 प्रोविजंस रखे गए इनके सिस्टमाइज्ड स्कूल्स ऑर्डर में। अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ वुड डिस्पैच 1854। तो क्या विशेषताएं थी वुड डिस्पैच की, वुड के विवरण पत्र की। तो इसमें फर्स्ट है, अब देखिए जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ना, उसी का लमसम हम इसको बोल सकते हैं कि वो सम अप है एक तरीके से ये। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द एक्ट लेड टू अ मेजर इंक्रीज इन द एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि इस एक्ट से, वुड डिस्पैच से क्या हुआ कि इंडिया के अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ गया। इट एम टू इस्टेब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। यानी कि इसका एम था कि जो कंट्री है हमारी उसके अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन हो पाए, इंश्योरिंग दैट मोर पीपल हैड एक्सेस टू एजुकेशन, जिससे कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिल पाए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, द एक्ट प्लेज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन लर्निंग इंग्लिश। इस एक्ट ने क्या है, किस पे जोर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने पे जोर दिया। एंड दिस बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडिया। और ये क्या है कि आगे चलकर जो लीडर्स थे, नेता थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी प्रशासक थे, उनके लिए क्या है, बहुत एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज हो गई है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द एक्ट प्रोमोटेड द इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस इन द करिकुलम। यानी कि इस एक्ट ने किसको प्रमोट किया कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर आप साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस को भी इंक्लूड करें, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को भी इंक्लूड करें करिकुलम के अंदर, यानी पाठ्यक्रम के अंदर। क्यों? दिस हेल्प टू ब्रिंग ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन इन लाइन विद मॉडर्न नॉलेज। क्योंकि इससे क्या होगा, जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन है, यानी कि पारंपरिक भारतीय शिक्षा है, वो किसके साथ मिल पाएगी, आधुनिक शिक्षा के साथ में, मॉडर्न लैंग्वेज के साथ में। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, द एक्ट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल ट्रेन टीचर्स। यानी कि इस एक्ट ने किसको रिकॉग्नाइज किया, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि एक ट्रेन टीचर की बहुत ज़रूरत है इंडिया के अंदर, वेल ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, क्योंकि उनके बिना क्या है, एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। इट रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जिससे क्या हुआ कि जो इंडिया के अंदर क्या है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ओपन हो पाए, दैट देयर वर क्वालिफाइड एडुकेटर्स टू टीच स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। जिससे कि क्या है, क्वालिफाइड टीचर मिल सकें, और क्योंकि क्वालिफाइड टीचर होंगे, एडुकेटर्स होंगे, तो बच्चों को भी क्या है, वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, वुड डिस्पैच एक्ट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर यूनिवर्सिटीज़। यानी कि वुड डिस्पैच ने क्या है, इस एक्ट ने एक ग्राउंड वर्क का काम किया यूनिवर्सिटीज़ के लिए। देखिए ग्राउंड वर्क का मतलब होता है नींव, की नींव का काम किया इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के लिए, महाविद्यालयों के लिए, एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। जिससे क्या है, प्रतिष्ठित जो महाविद्यालय हैं वो बन पाए, जैसे कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी है। मद्रास महाविद्यालय, बॉम्बे महाविद्यालय और कलकत्ता महाविद्यालय।
नेक्स्ट 6th पॉइंट है, द एक्ट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी बाय प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स। अब देखिए जो ये एक्ट थी वुड डिस्पैच, इसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे भी बहुत पड़ा, क्योंकि इसने क्या है सभी के लिए एजुकेशंस को प्रमोट किया, जिसमें कि सभी कास्ट और रिलीजन्स के लोग थे, हर कास्ट हर धर्म के, हर जाति हर धर्म के लोग थे। तो इसमें ऐसा नहीं था कि किसी जाति को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, किसी धर्म को स्पेसिफिक धर्म को पढ़ाना है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं था। इन्होंने सभी को एजुकेशन की बात की। इट एम्पावर्ड मिडिल क्लास एंड प्लेड अ रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और इससे क्या है कि मिडिल क्लास जो थी उसको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली, और जो इंडिपेंडेंस की हमारी लड़ाई थी, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई थी, उसमें भी हमें बहुत मदद मिली, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होने लगे थे, लोगों को समझ में आने लगा था, अपने राइट्स के बारे में पता चलने लगा था। नेक्स्ट देखिए 7th पॉइंट इसमें दिया हुआ है, द एक्ट हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन इन इंडिया। तो इसमें एक्ट से क्या है कि बहुत लंबा इसमें असर पड़ा, ऐसा असर देखने के लिए एजुकेशन में पड़ा कि जो आज तक भी देखा जा सकता है इंडिया के अंदर, है ना। इट फॉर्म द बेसिस फॉर फ्यूचर एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड कंटिन्यूज टू शेप द कंट्री एजुकेशन पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन। इससे क्या है भविष्य की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत सुधार आया, और क्या है कि जो नई नई पॉलिसीज़ है वो भी बनने में बहुत हेल्प मिली, क्योंकि देखिए हर एक पॉलिसी में क्या होता है, आगे कुछ चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस प्रीवियस पॉलिसीज़ के बेस पे होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है वो पॉलिसीज़ में देखा जा सकता है, जैसे कि अभी भी क्या है कि हर टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ आती रहती है ताकि एजुकेशन अच्छी हो सके। तो ये फीचर्स थे। इसके बाद हम देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, द वुड डिस्पैच एक्ट ऑफ 1854 हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। यानी कि जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में थी तब क्या है, इस पॉलिसी के थ्रू इंडियन सोसाइटी में बहुत चेंजेस देखने के लिए मिले, क्योंकि एजुकेशन क्या थी सभी को मिलने लगी थी। तो उसमें क्या है वो चेंजेस एक तरीके से अच्छा चेंज था जो आया था इंडियन सोसाइटी के अंदर। सेकेंड पॉइंट है, इट ब्रॉट अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन एजुकेशन। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया शिक्षा के अंदर, दैट अफेक्टेड पीपल्स लीव एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जिसमें क्या है लोगों के रहन सहन में भी फर्क पड़ा कि वो जैसा जीवन व्यतीत करते थे, और इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी इसमें बहुत फर्क पड़ा था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, वन ऑफ द मेन इफेक्ट्स ऑफ द एक्ट वॉज दैट इट मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल। तो देखिए सबसे बड़ा जो मेन इफेक्ट यानी कि बड़ा असर था वो क्या था, ये देखने के लिए मिला कि अब एजुकेशन क्या थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने लगी थी। तो इसमें ऐसा नहीं था कि किसी जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि किसी धर्म या जाति के लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, इसमें सभी को एजुकेशन की बात की गई थी, सभी को एजुकेशन दी गई थी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस थ्रू आउट इंडिया। तो इसके थ्रू क्या है कि जो पूरे इंडिया में ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस भी ओपन हुए, इंश्योरिंग दैट मोर इंडिविजुअल्स हैड अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एन एजुकेशन। जिससे कि क्या है ये इंश्योर किया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिल पाए, ये अपॉर्चुनिटी मिल पाए। फिफ्थ पॉइंट है, दिस हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसका सोसाइटी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज हु वर प्रीवियसली लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि इसमें क्या है कि उन लोगों को भी क्या है अपॉर्चुनिटी मिली जिनको पहले क्या था पीछे छोड़ दिया गया था। तो इससे सोसाइटी में भी चेंज देखने के लिए मिला, समाज में भी चेंज देखने के लिए मिला। सिक्स पॉइंट है इसमें, द एक्ट ऑल्सो प्लेड अ रोल इन एम्पावरिंग द मिडिल क्लास इन इंडिया। तो इस एक्ट ने जो वुड डिस्पैच थी इसने क्या है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था मिडिल क्लास को भी ऊपर उठाने में, कि अब मिडिल क्लास को भी नॉलेज मिलने लगी थी और वो भी एम्पावर्ड हो रही थी, उनको भी क्या है नॉलेज हो रही थी। नेक्स्ट है सेवन्थ पॉइंट, बाय प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन इट ओपन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इंग्लिश की जो एजुकेशन मिली थी इन्होंने क्या है एक एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार का रास्ता खोल दिया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यानी कि जो ब्रिटिश प्रशासन था वहाँ पे भी लोग क्या थे एम्प्लॉयमेंट ले सकते थे, क्योंकि उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती थी ताकि वो क्या है कम्युनिकेट कर पाए, वो लोगों के साथ बात कर पाए।
नेक्स्ट है इसमें 8 पॉइंट, दिस क्रिएट अ न्यू सोशल क्लास दैट बिकम इन्फ्लुएंशियल इन सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट एंड द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये क्या है, इन्होंने एक न्यू सोशल क्लास को क्रिएट किया, एक ऐसा नया समाज का कहते हैं एक समूह बना दिया जो कि एडुकेटेड था, जो समाज के लिए सोच सकता था, नए कदम उठा सकता था। और इसी से क्या है, इसी से हमारी जो फ्रीडम फाइट थी उसमें हेल्प मिली थी, हमारे स्वतंत्रता के लिए हमें लड़ाई करने में हेल्प मिली थी। नेक्स्ट है इसमें 9th पॉइंट, द एक्ट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स वाइल प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन। तो ये जो एक्ट थी इसने क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस के भी इम्पोर्टेंस को पहचाना कि आप इंग्लिश तो सिखा रहे हो, साथ में रीजनल लैंग्वेजेस भी बहुत ज़रूरी हैं, जो आप स्थानीय भाषाएं हैं वो भी लोगों को सिखाओ, क्योंकि उनकी संस्कृति और उनकी भाषा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उनको इम्पोर्टेंस दोगे तभी वो आपकी बात को मानेंगे। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, द एक्ट इंट्रोड्यूस मॉडर्न सब्जेक्ट्स सच एज साइंस एंड सोशल साइंस इनटू द करिकुलम। तो इस एक्ट ने क्या है कि मॉडर्न सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे साइंस है, सोशल साइंस है। तो ये क्या है, पाठ्यक्रम के अंदर ये जोड़े गए करिकुलम के अंदर, ताकि लोगों को क्या है वेस्टर्न नॉलेज मिल सके, उनको नए इंडिया का आइडिया हो सके, उनको क्रिटिकल थिंकिंग आ सके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनके अंदर हो सके। तो ये क्या है, ये सारे बेनिफिट्स थे इसके, एक इम्पैक्ट था वुड डिस्पैच का जो इंडियन सोसाइटी पे पड़ा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाती रहूँगी, एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस, जो आप एजुकेशन से अगर जुड़े हुए हैं तो आपके फ्यूचर तक काम आने वाले हैं। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।